Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel God's Classes by शरद गौड़। अच्छा, मैंने एडमिशन पे काम किया, मैंने रिटायरमेंट पे काम किया, डेट पर ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं, मैंने लोन और एग्जीक्यूटिव अकाउंट के वीडियोस भी ऑलरेडी डाले हुए हैं जिनको आप रिपीटेडली देख लो। और बच्चा, पेपर देने के बाद एक बार इन वीडियोस को दोबारा देखना कि सब कुछ इसी से आया कि नहीं आया। ये पॉइंट्स जो आए हैं वो इन वीडियोस में एड्रेस थे या नहीं थे, ठीक है। सो बेटा, मैं जिस टॉपिक को आपको एड्रेस करने जा रहा हूं, कवर करने जा रहा हूं, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है ना। चलिए, और सर सेक्शन 39। और सर ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है? जब एक पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है, अकाउंट्स को पैकअप कर देता है, असेट्स को बेचकर लायबिलिटी पे करके सब चीजें डन एंड डस्टेड कर देता है, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बेटा, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। बच्चा, सारी एसेट्स को बेचकर जो मिलता है उससे हम पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं और फिर हम लोन और कैपिटल सभी का पेमेंट करके चीजों को डन एंड डस्टेड कर देते हैं। इसके बाद बिजनेस डिसकंटिन्यू जाता है। और सर, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज है? नहीं बच्चा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस पैकअप नहीं होता, बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस वाउंड अप नहीं होता, वाइंड अप नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है। हाँ, चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, retirement of partner, death of a partner and change in profit sharing ratio। तो बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कारण जो चेंजेस आता है उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। गॉड सर, रिटायरमेंट और डेथ के कारण भी जो होता है इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा गॉड सर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होता है, इसको भी क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि दो पार्टनर है, तीसरा आ जाए तो वहीं से बिजनेस तीनों कंटिन्यू कर लेते हैं। तीन पार्टनर है, एक ने रिटायरमेंट और डेथ ले हो गई, फिर भी बिजनेस चलता रहता है। और यदि पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें तो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन बिजनेस चलता रहता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता, बिजनेस वाइंड अप नहीं होता। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस क्या हो जाता है? बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। असेट्स और लायबिलिटीज सोल्ड आउट, असेट्स बिक जाती हैं, लायबिलिटीज पे हो जाती हैं, सबके अकाउंट क्लोज करके ईच एंड एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। जबकि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। बोलो भैया जी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। और सर, ये डिसोल्यूशन कितनी तरीके से होता है? बेटा, डिसोल्यूशन दो तरीके से होता है। एक होता है विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पार्टनर्स कैन म्यूचुअली डिसॉल्व द फर्म। पार्टनर्स खुद भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। कब कब? नंबर वन, a firm may be dissolved with the consent of all the partners, with the consent of all the partners। तो बेटा, पहला है firm can be dissolved with the consent of all the partners, all the partners can mutually agree and they can dissolve the firm without intervention of the court। okay। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कभी कभी। और सर, ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है? बेटा, एबीसी तीन पार्टनर्स थे, उन्होंने एक ड्रग्स को बेचने का बिजनेस करते थे, लेकिन सर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स पर बैन लगा दिया। बैन लगाने से हुआ क्या कि हमारा बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। अब बेटा, बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया तो अनलॉफुल बिजनेस तो हम कर ही नहीं सकते। तो बेटा, क्या हो जाएगा? हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट वन है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कभी कभी फर्म डिसॉल्व हो जाती ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। और सर,
किस किस कंटिजेंसी पर फर्म बंद हो सकती है अपने आप म्यूचुअली? तो बेटा पहला है वेयर अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, जहां पर फर्म एक फिक्स पीरियड के लिए 1 साल 2 साल के लिए बनाई है और टर्म पूरा हो गया तो फर्म नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्पस एंड द पर्पस इज अचीव, माना हमने फर्म किसी पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए या पर्पस के लिए बनाई है और वो पर्पस अचीव हो गया है तो फर्म नेचुरली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फर्म बनाई है, इज इट क्लियर कि भैया हम लोग लखनऊ महोत्सव में शॉप लगाएंगे। अब बेटा लखनऊ महोत्सव 20 दिन के लिए चलता है, जितने दिन चला तब तक हमारी पार्टनरशिप रही और जब बेटा महोत्सव ही खत्म हो गया तो धीरे से ये भी फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। By the death of a partner or by adjudication of partner as insolvent, माना बेटा 2 पार्टनर्स थे बेटा, एक की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब एक आदमी तो नहीं चला सकता तो फर्म नेचुरली क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। या बेटा 2 पार्टनर्स थे और एक पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म नेचुरली क्या हो जाएगी? इंसॉल्वेंट। इज इट क्लियर? और बेटा अगला है वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल। बेटा जब मैंने पार्टनरशिप बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, तो मैंने कहा था एक पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल। और सर क्या होता है इस पार्टनरशिप में? इस पार्टनरशिप में बच्चा ये होता है कि यदि एबीसी 3 पार्टनर हैं और कोई भी पार्टनर अपने कोई भी पार्टनर यदि नोटिस दे दे तो फर्म नेचुरली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। सो पार्टनरशिप एट विल में इज इट क्लियर यदि कोई पार्टनर इज इट क्लियर यदि पार्टनर नहीं चाहता है कि अब फर्म को कंटिन्यू किया जाए, इज इट क्लियर? सो बाय जस्ट गिविंग अ नोटिस दे कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप, दे कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। बोलो बेटा। अब आइए डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। Is it clear? तो मैंने अभी पढ़ाया that was dissolution without intervention of the court and now I'm going to teach you that is something dissolution by the court। तो कोर्ट किन किन कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व करता है? बेटा पहला है insanity and unsound mind। Is it clear? Insanity and unsound mind, is it clear? किसको छोड़कर? स्लीपिंग पार्टनर को छोड़कर। तो यदि कोर्ट पाता है कि कोई पार्टनर इंसेन हो गया है या अनसाउंड हो गया है तो फर्म ऑर्डर देकर फर्म को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। नंबर 2, यदि कोई पार्टनर क्या हो गया है? परमानेंट इनकैपेसिटेटेड हो गया है, परमानेंटली वो इनकैपेसिटेटेड हो गया, मतलब अब वो किसी काम को करने लायक नहीं बचा है तो कोर्ट क्या कर सकता है? फर्म डिसॉल्व कर सकता है। मिसकंडक्ट, इज इट क्लियर? माना कोई पार्टनर इज इट क्लियर फर्म में ऐसा मिसकंडक्ट कर रहा है भैया कि बिजनेस के नेचर को देखते हुए इस मिसकंडक्ट के साथ फर्म को चलाना संभव नहीं है तो फर्म कोर्ट ऐसी कंडीशन में फर्म को क्या कर देगा? डिसॉल्व। नेक्स्ट है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हैं पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है। बेटा पार्टनर्स ने मिलकर एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन पार्टनर लगातार परसिस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं? ब्रीच कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो पार्टनर कोर्ट से जाकर ऑर्डर ला सकता है और फर्म को क्या माना जाएगा? डिसॉल्व करवा सकता है। सर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या शामिल है? इम्बेजिलमेंट। इज इट क्लियर भैया जी? इम्बेजिलमेंट का मतलब है कि फर्म से पैसे निकाल कर लोग इनएप्रोप्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनएप्रोप्रिएट कर रहे हैं, मींस पैसे को बिजनेस से चोरी कर रहे हैं। या कीपिंग एरनेस अकाउंट्स जानबूझकर ऐसे बना रहे हैं जो एक फ्रॉड को जन्म दे रहे हैं। इज इट क्लियर? तो भैया कोर्ट का सहयोग लेकर फर्म को बंद कर सकते हैं। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड। इज इट क्लियर? यदि पार्टनर इज इट क्लियर? सर जी जितना कैश आपस में तय हुआ था कि पार्टनर्स को रखना उससे ज्यादा कैश क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं तो फिर कोर्ट के ऑर्डर से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर? भैया जी पार्टनर जो अकाउंट्स बना रहे हैं और वो भैया बाकी पार्टनर्स को अकाउंट ही नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो भैया जी परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इम्बेजिलमेंट मतलब
बिजनेस से पैसे चोरी करने का मामला हो, एरनेस अकाउंट का मामला हो, ज़रूरत से ज़्यादा कैश होल्ड करने का मामला हो, या अकाउंट्स बना रहे हैं लेकिन सर वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं बाकी पार्टनर्स के साथ, इन कंडीशन में कोर्ट इज इट क्लियर ऑर्डर देकर फर्म को क्या करा सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। इज इट क्लियर, किसी ना किसी पार्टनर को कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी तो कोर्ट को पता चलेगा कि फर्म में ये सब चीज हो रही है। कोई कोर्ट को अपने आप तो सपने नहीं आएंगे ना कि फर्म में क्या चल रहा है। सो जब ये सब कुछ होता है तो पार्टनर कोर्ट से क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं कि सर अब डाइवर्स दिला दीजिए, सर अब रिश्ते आर गेटिंग इतने टॉक्सिक हो गए हैं कि अब इनमें इनमें इन्हें चलाना संभव नहीं। नेक्स्ट वन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, गॉड सर इसका क्या मतलब है? वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी और अलाउड टू चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट इन द रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू तो भैया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग हैज ट्रांसफर्ड। भैया जहां पर ये मामला कोर्ट में गया है कि भैया पार्टनर का पूरा जो फर्म में इंटरेस्ट है, इज इट क्लियर, उसने थर्ड पार्टी को दे दिया है, या पार्टनर ने अपने इंटरेस्ट को मॉर्गेज करके फर्म से लोन ले लिया है, या फर्म ने या पार्टनर की जो फर्म में पार्टनर का इंटरेस्ट है वो कोर्ट ने क्या कर दिया, इज इट क्लियर, क्या कर दिया, कोर्ट ने फर्म का इंटरेस्ट बिकवा दिया है, फर्म में पार्टनर का इंटरेस्ट बिकवा दिया है क्योंकि पार्टनर्स पर कुछ लैंड रेवेन्यू बकाया था। तो भैया जी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जहां एक पार्टनर सर जी उसने अपने इंटरेस्ट को थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है, या उसने अपने इंटरेस्ट को बैंक में मॉर्गेज कर दिया है, या कोर्ट ने इज इट क्लियर लैंड रेवेन्यू की रिकवरी के लिए उसका इंटरेस्ट फर्म में बिकवा दिया है, मतलब फर्म में अब कुछ बचा ही नहीं है इंटरेस्ट। तो भैया जी ऐसे में इज इट क्लियर पार्टनर कोर्ट में जाकर कह सकता है कि फर्म में सर कोर्ट जी जज जी ये सब कुछ चल रहा है, फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व। तो कोर्ट ऑर्डर देकर ऐसी फर्म को खत्म करा देगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस लॉसेस। फर्म में क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो कोर्ट में रिक्वेस्ट देकर फर्म को बंद कराया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एंड और सर ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड क्या है? डेड लॉक इन द मैनेजमेंट। भैया जी फर्म के मैनेजमेंट में आर गेटिंग भैया जी डेड लॉक हो गया है, मतलब जाम लग गया है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, कोई डिसीजन नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में कोर्ट कहता है अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये फर्म का रिश्ता नहीं चलेगा क्योंकि फर्म का रिश्ता फ्रेजाइल है। इज इट क्लियर, तो बंद कर देगा। लॉस ऑफ सब स्ट्रेटम। भैया जी फर्म में ऐसा नुकसान हुआ है, सब स्ट्रेटम का मतलब है ऐसा नुकसान कि अब फर्म का दोबारा सरवाइव करना ही मुश्किल है। आर्गेटिंग भैया कभी कभी ऐसे नुकसान होते हैं, भैया अर्थक्वेक आ गया, भैया सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फर्म को दोबारा खड़ा करना मुश्किल है। तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकता है, फर्म को बंद कर सकता है। और गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। भैया पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करने लगे हैं, गैम्बलिंग करने लगे हैं। ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या कर देगा, फर्म को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। सो भैया देखिए फोटो खींच लो भैया, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ये है बेटा, फोटो खींच लो। ये जो मैंने सिचुएशन दी है यहां पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है कब, जहां पर कोर्ट कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, म्यूचुअली दे डिसॉल्व द फर्म। तो इन केसेस में फर्म खुद ही डिसॉल्व, पार्टनर्स खुद ही खत्म कर लेंगे या सिचुएशन उसे खत्म करा देगी, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं। और मेरे बेटा ये कंडीशन है जहां पर कोर्ट इंटरवीन करेगा। अब आइए सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स अंडर सेक्शन
48। भैया कई बार सेक्शन 48 का जिक्र करके पूछा जाता है, तो बच्चे तो ये पहचान ही नहीं पाते सेक्शन 48 में था क्या। बेटा सेक्शन 48 में क्या दिया हुआ है कि भैया जी डिसोल्यूशन के वक्त अकाउंट कैसे सेटल होंगे। तो पहला रूल देख लीजिए सेटलमेंट के बारे में, फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल जहां तक सेटलमेंट के सवाल। पहला क्या है, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या है बेटा, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल पहले नंबर वन विल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। बताइए भैया लॉस या डेफिशिएंसी सबसे पहले किससे पे की जाएगी, प्रॉफिट से, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल से, और फिर जब नहीं हो तो लास्ट इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चा बताओ बेटा लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल सबसे पहले आप किससे कवर करोगे, नंबर वन व्हाट सर, प्रॉफिट से, नहीं है प्रॉफिट तो फिर कैपिटल से, फिर बाद में भैया जी फिर पार्टनर्स में इंडिविजुअली बढ़ जाएगा ये लॉस और डेफिशिएंसी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोलो बेटा लॉस और डेफिशिएंसी सबसे पहले नंबर वन किससे कवर करेंगे, प्रॉफिट से, कम पड़ जाए तो कैपिटल से, कम पड़ जाए तो फिर पार्टनर्स में इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट दिया जाएगा। क्लियर, ओके। एक चीज और है भैया, और सर फर्म की असेट्स, फर्म जब एक डिसॉल्व होती है तो सारी असेट्स को बेचा जाता है ना जी। और सर ये बताइए जो असेट्स बेचने से पैसा आएगा उसका पेमेंट किस ऑर्डर में किसको किया जाए। तो असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बताइए बेटा असेट बेचने से कोई पैसा आया है या पार्टनर ने डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कोई भी पैसा दिया है, तो ये पैसे कैसे यूज किए जाएंगे। तो याद रखना सबसे पहले जो भी अवेलेबल मनी है उससे हम आउटसाइड डेट्स पे करेंगे, मींस क्रेडिटर लोन इनका पेमेंट करेंगे। कर दिया जी। इसके बाद फिर नंबर आएगा, इज इट क्लियर, पार्टनर के लोन का। यदि किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो पहले आउटसाइडर्स की लायबिलिटी पे करेंगे, इसके बाद पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। ओके, और सर इसके बाद भी पैसा बच रहा है तो इज इट क्लियर, फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेंगे। क्या पे करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेंगे। और गौर सर अभी भी बच गया है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट देंगे। तो बताइए बेटा असेट्स बेचने से या पार्टनर ने अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए यदि फर्म को पैसा दिया है तो फर्म इस पैसे को किस ऑर्डर में खर्च करेगी। नंबर वन सबसे पहले फर्म आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करेगी, नंबर टू फिर पार्टनर्स के लोन को पे करेगी, नंबर थ्री फिर पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेगी। और सर तब भी यदि पैसा बच गया तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और सर प्राइवेट डेट्स और फर्म्स डेट। पहले मैंने प्राइवेट डेट के बारे में बताया। भैया प्राइवेट डेट, भैया माना एक्स ने कोई लोन लिया है ना, एक्स ने अपना पर्सनल कोई लोन लिया और बेटा तो फर्म यदि एक्स ने कोई लोन लिया है और एक्स की प्रॉपर्टी भी है तो पहले एक्स की प्रॉपर्टी से पहले प्राइवेट डेट पे किया जाएगा, मतलब एक्स ने जो अपनी कैपेसिटी में लोन लिया वो पे किया जाएगा, के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उससे फर्म का डेट पे किया जाएगा। तो पार्टनर ने यदि कोई लोन लिया है और उस पार्टनर की असेट से कोई रिकवरी हुई है तो पार्टनर की असेट से जो रिकवरी हुई है पहले प्राइवेट डेट पे किया जाएगा। जो एक्स ने लोन लिया है एक्स की अपनी लायबिलिटी प्राइवेट लायबिलिटी को पे किया जाएगा और फिर यदि कुछ बचेगा तो वो फर्म के डेट्स के काम आएगा। ऐसे ही
फर्म ने यदि कोई डेट लिया है तो फर्म अपनी असेट से जो मिलेगा पहले फर्म उससे किसको पे करेगी, अपने डेट्स को पे करेगी, और यदि बच जाए तो फिर वो पार्टनर्स को दे देगी कि भाई तुम अपना प्राइवेट डेट पे कर दो। सो भैया, प्राइवेट असेट से पहले प्राइवेट डेट्स पे होगा, फिर बचेगा तब फर्म का डेट्स पे होगा। फर्म की असेट से जो आएगा उससे पहले फर्म का डेट्स पे होगा, जो बचेगा, इज इट क्लियर, वो भाई साहब ऑर्डर में पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, बाद में प्राइवेट डेट्स के काम आएगा। नेक्स्ट वन भैया, वेयर अ फर्म इज डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर। भैया एक फर्म डिसॉल्व हो गई क्योंकि एक पार्टनर की डेथ हो गई। ओके, माना बेटा एक्स वाई दो पार्टनर थे, बेटा वाई की डेथ हो गई। ओके बेटा, फर्म अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, वाइंडिंग अप नहीं हुई है। इज इट क्लियर, पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर द डिसोल्यूशन बट बिफोर द फर्म इज फाइनली वाउंड अप shall belong to the partner and all the partners will have stake over it। बेटा x और y दो पार्टनर थे, बेटा y की डेथ हो गई, इज इट क्लियर, और x भाई y की डेथ हो गई तो फर्म क्या हुई, डिसॉल्व हुई। डिसॉल्व के वक्त यदि x ने कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो याद रखना वो पर्सनल प्रॉफिट सिर्फ x का नहीं है, उस पर दो लोगों का हक होगा, x का और y के रिप्रेजेंटेटिव का, एक्स का और वाई के रिप्रेजेंटेटिव का। तो जब तक फर्म का फाइनली पैकअप नहीं हो गया, यदि किसी ने कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो याद रखना सिर्फ उस पार्टनर का नहीं, फर्म का उस पर हक होगा। फर्म का मतलब है कि वो एक्स और वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों में इसको बांटा जाएगा। तो बचा इस वीडियो में मैंने जो भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें थी उनको कवर किया। डिसोल्यूशन क्या होता है, किस किस तरीके से डिसोल्यूशन होता है, ठीक है ना बच्चा, इसको याद करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आपको कंडीशन दे देता है कि किस कंडीशन में विदाउट कोर्ट डिसोल्यूशन होता है और किस कंडीशन में कोर्ट के ऑर्डर से डिसोल्यूशन होता है। तो आपको दोनों जब तक याद नहीं होंगे वो मिक्स हो जाएगा। फिर मैंने प्राइवेट डेट और फर्म्स डेट के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि लॉस और डेफिशिएंसी को किस तरीके से कवर किया जाएगा। फिर मैंने बताया कि असेट्स और पार्टनर्स जो भी पैसा बिजनेस को डेफिशिएंसी के तौर पर देंगे उसको कैसे यूज किया जाएगा, ये सब सेक्शन 78 था। फिर मैंने इसके बाद बताया कि यदि किसी पार्टनर ने अकाउंट सेटल डेथ के केस में फर्म डिसॉल्व हुई है और कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो उसका क्या होगा, ठीक है ना बच्चा। सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अवॉइड मत करना। अब अगले वीडियो में बेटा मैं सारे डिसोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एड्रेस करूंगा, ठीक है ना। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, थैंक यू।